थ्री मैजिकल स्टेयरकेसेस। रामू एक जमींदार के घर काम करता था। वो घर के सारे काम करना, वहीं पर रहना, खाना बनाना, यही काम करता था। जमींदार तो महीने के उसे पैसे भी नहीं देता था। तभी दिवाली के समय जमींदार रामू को बुलाकर कहते हैं, अरे रामू, दिवाली आने वाली है, ये लो दिवाली का इनाम। बाद में मत कहना कि मालिक ने कुछ नहीं दिया। नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। वैसे भी मेरे साल भर का खर्चा तो आप ही उठाते हो, तो भला मैं आपको क्यों कुछ कहूंगा। रामू बड़ा ही भोला था। उसे जमींदार की चालाकी समझ नहीं आती। जमींदार तो उसका इस्तेमाल करता है अपने कामों के लिए, और उसे खुश रखने के लिए साल भर में एक बार दिवाली में ही उसे पैसे देता था। रामू भी पैसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो सोचता है, इस साल की दिवाली में माँ के लिए एक नई साड़ी खरीदूंगा और बहन के लिए एक फ्रॉक। खुश हो जाएंगे मेरी माँ और बहन। रामू तुरंत दुकान जाकर साड़ी और फ्रॉक खरीदता है। दिवाली के दिन वो अपने गांव जाते रहते हैं। बीच रास्ते में पेड़ के नीचे एक औरत बेहोश पड़ी हुई थी और उसकी बेटी माँ के पास बैठकर रो रही थी। रामू वहां जाकर पूछता है, सुनो बेटा, क्या हुआ तुम्हारी माँ को? तुम रो मत, मैं हूं ना, माँ अभी ठीक हो जाएगी। रामू उस औरत को पानी के छींटे मारकर होश में लाता है। उसे पीने के लिए पानी देता है और कुछ खाने का इंतजाम भी करता है। खाना खाकर उन दोनों को भी अच्छा लगने लगता है। तब वो औरत कहती है, भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा और मेरी बेटी का क्या होता। आजकल लोग भीख मांगने पर भी भीख नहीं देते, पर आपने तो मुझे और मेरी बेटी को बिना मांगे खाना दे दिया। दीदी, मुझे भैया कहा ना, तो आज दिवाली के दिन मेरे तरफ से ये तोहफा रख लो। रामू उन दोनों को अपनी माँ की साड़ी और छोटी को बहन का फ्रॉक दे देता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब वो बच्ची रामू के हाथ में एक कागज देती है जिसके टुकड़े हुए थे। रामू उस कागज के टुकड़ों को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और टुकड़ों को जोड़ने लगता है। अरे आखिर उस बच्ची ने मेरे हाथ में ये कागज के टुकड़े क्यों दिए? और इसे कब से जोड़ने की कोशिश भी कर रहा हूं, लेकिन ये जुड़ ही नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा। ऐसा सोचकर रामू उदास हो जाता है। देखते ही देखते पेड़ के नीचे बैठकर रात हो जाती है। रामू फिर से एक बार कागज के टुकड़ों को जोड़ने लगता है। तब अचानक से एक नक्शा उसके दिमाग में दिखने लगता है, जिसे देख वो नक्शे के मुताबिक जंगल में जाने की सोचता है। और सुबह ही उस नक्शे के मुताबिक उस जगह पर वो पहुंचने के लिए निकलता है। वहां पर पहुंचते ही उसे वहां तीन सीढ़ियां मिलती है। एक सीढ़ी सोने से बनी हुई थी, दूसरी पैसों से, तो तीसरी हीरो से। ये देखकर वह बहुत ही खुश हो जाता है। रामू पहले पैसों की सीढ़ी से चढ़ता है। तब वहां उसे ढेर सारे पैसे मिलते हैं। फिर सोने की सीढ़ी से चढ़ता है तो उसे वहां ढेर सारा सोना मिलता है। और आखिर में हीरो की सीढ़ी चढ़ता है तो उसे हीरे मिलते हैं। इतना सारा खजाना देखकर रामू बहुत ही खुश हो जाता है और वो कहता है, ये सब देखकर तो मेरी माँ और बहन बहुत ही खुश हो जाएंगे। इन पैसों से मैं गांव में ही खेती बाड़ी कर सकता हूँ और गरीब लोगों की मदद भी। इस तरह रामू गांव में जाते वक्त ढेर सारे कपड़े, मिठाइयाँ लेकर जाता है, जिसे देख घर में माँ और बहन बहुत ही खुश हो जाते हैं। रामू अब गांव में ही अपने लिए बड़ा घर बनाता है और वहीं पर रहकर खेती बाड़ी करने लगता है। कुछ दिन बीत जाने पर जमींदार रामू के वापस ना आने पर रामू के गांव आता है। वहां उसे ठाठ से रहता हुआ देखकर वो बड़ा चकित हो जाता है। तब वो रामू से उसके तरक्की का राज पूछता है। तब रामू जमींदार को वो नक्शा देता है। बेवकूफ रामू ने मुझे एक ही पल में ये खजाने का नक्शा दे दिया। अब मैं ये सारा खजाना लूट लूंगा और अमीर आदमी बन जाऊंगा। जमींदार लालच से उन सीढ़ियों के पास जाता है। पहले वो भी पैसों की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगता है। तब उसे वहां पैसे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन पैसों को हाथ लगाता है वो कागज बन जाते हैं। फिर दूसरी सोने की सीढ़ी से वो ऊपर चढ़ता है, तब उसे वहां ढेर सारा सोना दिखता है, लेकिन जैसे ही उसे छूता है तो वो कोयला बन जाता है। तब जमींदार कहता है, अरे आखिर ये हो क्या रहा है? दोनों सीढ़ियों से कुछ नहीं मिला। अब इस आखिरी सीढ़ी पर चढ़कर देखता हूँ, कुछ तो मिलेगा वहां पर। ये सोचकर जमींदार तीसरी सीढ़ी से ऊपर चढ़ता है। तब उसे वहां पर ढेर सारे हीरे दिखते हैं, लेकिन जैसे ही उसको छूने जाता है हीरे विशाल सांप में बदल जाते हैं, जो उस पर हमला कर देते हैं।
जमींदार डर के मारे सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है और विशाल सांप से बचने के लिए भागने लगता है। वो ठान लेता है कि अब वो इस 3 जादुई सीढ़ियों पर कभी नहीं आएगा और वो नक्शा भी फेंक देता है। अब आगे देखते हैं कि नक्शा किसके हाथ आता है, किसी लालची इंसान के पास या फिर अच्छे इंसान के पास। मैजिकल गोल्डन पॉट ट्री। सीतापुर नाम के गांव में एक जादुई पेड़ रहता है जो उस गांव में हर किसी को पैसों से मदद करते रहता है। एक बार एक औरत जादुई पेड़ के पास आती है और वो कहती है, हे जादुई पेड़, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही खराब है। उसे अस्पताल ले जाना है। मुझे उसके इलाज के लिए कुछ पैसे चाहिए। उस औरत की ये बात सुनकर जादुई पेड़ उसे कुछ पैसे देते हुए कहता है, ये लो पैसे, इससे अपनी बेटी का इलाज कराओ, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। जादुई पेड़ से पैसे लेकर वो औरत वहां से चली जाती है। इस तरह से गांव का हर कोई पैसों की मदद के लिए उस जादुई पेड़ के पास ही जाया करता था। जादुई पेड़ भी उन सबकी पैसों से मदद करता रहता था। उसी गांव में चंदू नाम का एक लड़का रहता है। चंदू एक दिन जादुई पेड़ के पास आता है और वो कहता है, हे जादुई पेड़, तुम सबकी मदद करते रहते हो, पर अगर कहीं तुम पर मुसीबत आएगी तो क्या ये गांव वाले तुम्हारी मदद कर पाएंगे? चंदू की ये बात सुनकर जादुई पेड़ कहता है, चंदू, मुझे क्या होने वाला है? मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। और हाँ, अगर कभी ऐसा समय आया तो मुझे पूरा विश्वास है तुम सब मेरी मदद जरूर करोगे। उस गांव में बस एक चंदू ही था जो हमेशा बातें करने जादुई पेड़ के पास जाता था। एक बार की बात है, उस जादुई पेड़ के बारे में एक जादूगर को पता चल जाता है, जिसे सुनकर वो जादूगर उस गांव में आता है। अच्छा, तो ये गांव है जहां वो जादुई पेड़ है। मैं उस पेड़ की सारी जादुई शक्तियां छीन लूंगा और शक्तिशाली बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर वो जादुई पेड़ को ढूंढने लगता है और उसे आखिरकार वो जादुई पेड़ मिल ही जाता है। तब वो जादूगर हंसते हुए उस पेड़ से कहता है, सुनो जादुई पेड़, मुझे अपनी सारी शक्तियां दे दो, नहीं तो मैं इस गांव को पूरी तरह से तबाह कर दूंगा। जादूगर की जोर जोर की बातें सुनकर गांव वाले वहां आ जाते हैं। तब जादूगर एक आग का गोला बनाता है, जिससे गांव वाले उस आग में फंस जाते हैं। तब जादूगर कहता है, गांव वालों को जलने से बचाना है तो जल्दी से जल्दी अपनी सारी शक्तियां मुझे दे दे जादुई पेड़। गांव वालों को कुछ मत करो, मैं तुम्हें अपनी शक्तियां देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहकर जादुई पेड़ अपने आप से एक रोशनी के साथ उसे सारी शक्तियां उस जादूगर के अंदर समाता है और वो जादुई पेड़ शक्तियां जाने की वजह से पूरी तरह से सूख जाता है। जादूगर भी गांव वालों को छोड़ देता है और हंसते हुए वहां से चला जाता है। तब सारे गांव वाले उस सूखे पेड़ को देखकर रोने लगते हैं। एक औरत कहती है, आज तक इस जादुई पेड़ ने हमारी मदद की, पर आज देखो, हम इसकी कोई मदद नहीं कर पाए। हम इतने सारे होने के बावजूद भी उस जादूगर का मुकाबला नहीं कर पाए। हाँ, देखो तो जादुई पेड़ सारी शक्तियां जाने से कैसे सूख गया है। इस तरह से बातें चल ही रही थी कि तभी एक आकाशवाणी होती है, तुम अभी भी जादुई पेड़ की मदद कर सकते हो। वो कैसे? मैं कुछ भी करूंगा इस जादुई पेड़ के लिए। यहाँ से दूर पहाड़ पर एक झरना है, तुम्हें वहाँ का पानी एक सुनहरे बर्तन में लाना होगा। उस पानी से ही जादुई पेड़ फिर से जिंदा हो उठेगा और उसकी सारी शक्तियां भी वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर आकाशवाणी एक रोशनी से एक गोल्डन पॉट प्रकट करता है। चंदू फौरन उस सुनहरे बर्तन को लेकर पहाड़ की तरफ निकलता है। जंगल के रास्ते जाते जाते उसे कई संकट का सामना करना पड़ता है। जंगली जानवरों से वह बचते हुए आगे निकलता है। रास्ते में उसे डाकू भी मिलते हैं जो उससे उस सुनहरे बर्तन को छीनने की कोशिश करते हैं, पर चंदू वहां से भी बच निकलता है और आखिरकार उस झरने पर पहुंच ही जाता है। आखिरकार मैं इस झरने तक पहुंच ही गया। अब जल्दी से इस सुनहरे बर्तन में पानी लेकर जादुई पेड़ को दिलाता हूँ। चंदू उस सुनहरे बर्तन में झरने का पानी लेता है और वापस गांव आकर उस जादुई पेड़ पर डालता है। पानी के पड़ते ही जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और उसकी शक्तियां भी उसे वापस मिल जाती है। तब वो जादुई पेड़ कहता है, चंदू, तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है।
आज तक तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुम मांगो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। नहीं नहीं जादुई पेड़, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम ऐसे ही हरे भरे बनकर रहो और गांव वालों की मदद करते रहो। सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उधर उस जादूगर ने जो भी शक्तियां प्राप्त की थी वो सारी गायब हो जाती है और वो जादुई पेड़ की तरह सूख जाता है। जादुई पेड़ चंदू को वो सुनहरा बर्तन दे देता है और उसकी रखवाली करने के लिए कहता है। इस तरह से सारे गांव वाले फिर से हंसी खुशी से रहने लगते हैं।